अभी बालाकोट हुआ या इन्फिल्ट्रेशन, हमारे पड़ोसी देश भी तो इन्फिल्ट्रेशन हमसे करा रहे थे। नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है। मैं आपको बस ये कहता हूं कि क्या कब होगा उसको फोरकास्ट करना मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं आपको एक पार्टी वर्कर के रूप से बोलता हूं कि जब हम जनता से मिलते हैं, आम लोग से बात करते हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि जनता को विश्वास है कि ऐसे बड़े बड़े मुद्दों का सॉल्यूशन लाने वाला अगर कोई नेता देश में है तो मोदी जी है, और 2-3 सॉल्यूशन ला के दिया है। कुछ ऐसे मुद्दे और बाकी है, उसका सॉल्यूशन सही समय पे आएगा। देखिए, पार्टी का रणनीति और पार्टी का डिस्कशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और कैमरा के सामने बोलने का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि असम की जनता का जो भी मुद्दा है वो पार्टी के लिए टॉप प्रायोरिटी है। भाजपा असम के लिए पूरी तरह समर्पित है, असम के विकास के लिए भी और असम के पुराने मुद्दों को शांत करने के लिए भी। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल असम में अफस्पा विड्रॉल है। कोई नहीं मानता था कि असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अफस्पा विड्रॉल हो जाएगा। आज 85% क्षेत्र से अफस्पा हट चुका है, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बार बार कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा क्षेत्र से अफस्पा रिमूव हो जाएगा। कई सारा पीस एकॉर्ड है, बोडो इशू है, कई सारा ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट है, असम और मेघालय के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट, असम और अरुणाचल के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट। कोई नहीं मानता था कि ये सारा जो है बोडो इशू जैसा इशू या बॉर्डर डिस्प्यूट जैसा इशू कोई सॉल्व कर सकता है। ये हमारा भाजपा सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, हेमंत जी मिल के ऐसा कई सारा कंटेंशियस इशू का समाधान किए हैं। जो इशू बच गए हैं उसका समाधान भी करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी का लीडर नेतृत्व रखता है, और जनता को ऐसा पूरा विश्वास है। बस जवाब देता हूं, आप किसी भी चीज का कंपैरिजन करेंगे, मोदी जी का 9 साल का कंपैरिजन करेंगे, तो डाटा को पीछे का भी 9 साल देखिए। 2004 और 2014 के बीच में पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ा था? 2004 और 14 मोदी जी के आने से पहले, मोदी जी के आने से पहले पेट्रोल डीजल का दाम 3 गुना बढ़ा था। 10 साल में 3 गुना, 3 टाइम्स। 2004 में जो दाम था 25-30 रुपया के रेंज में था, 25 रुपया से 75 रुपया, 3 टाइम्स 2004 और 14 में बढ़ा था। मोदी जी के आने के बाद अभी 9 साल हुआ, क्या 3 गुना बढ़ा है? नहीं, आप लोगों ने कहा था कि कमती करेंगे। एक सेकेंड, कमती करेंगे, बात सही है, लेकिन आप मेरे को जवाब देने दीजिए, तो फिर आप पूछिएगा, मैं सब जवाब दूंगा आपके सवाल। मैं क्या बोल रहा हूं कि महंगाई को कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जा सकता है। महंगाई को कॉन्टेक्स्ट में देखने का मतलब है कि अगर जनता भी ये समझता है कि 2024 में तेल का दाम 2004 के हिसाब से नहीं मिल सकता है, 2014 के हिसाब से भी नहीं मिल सकता है, इसलिए हम लोग प्राइस राइज को बेस के तुलना में देखते हैं कि कितना था उससे कितना बढ़ा। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 2004 और 14 के बीच में तेल और डीजल का दाम जो बढ़ा था उसके तुलना में 2014 मोदी जी के आने के बाद 2023 के बीच में आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, प्राइस राइज इन पेट्रोल एंड डीजल is the lowest it has been in any 10-year period। ये बात सही है कि इसके बावजूद जनता का अपेक्षा है कि हमको और राहत मिले, और उसके लिए सरकार चिंता कर रही है, और उसके लिए सही पिछले साल भी कुछ एक्शन हुआ था। आने समय में भी मोदी सरकार एक ऐसा सरकार है जिसपे देश का भरोसा है कि वो देश का गरीब का बात सुन के उसका कल्याण करने का काम जरूर करेगा। मोदी सरकार ने इस देश में जो डेवलपमेंट का काम किया है उस पे किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है कि मोदी सरकार ने गरीब के लिए और जनता के लिए कितना डेवलपमेंट का कार्य किया है। लेकिन
इस डेवलपमेंट कार्य के अंदर भी दुनिया का सबसे बड़ा महामारी कोरोना हम सब ने देखा। कोरोना के बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उसको देखा। इन सब कारणों से देश दुनिया में अगर आप देखें, अमेरिका में रिसेशन है और अमेरिका में महंगाई दर पिछले 30 साल में जितना है उससे सबसे अधिक। इंग्लैंड में रिसेशन जैसा आसार है। जर्मनी में रिसेशन घोषित हो चुका है। रिसेशन यानी मंदी। जो इन्फ्लेशन का दर है यानी महंगाई, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी पिछले 30 साल में सबसे अधिक चल रहा है। इसके बावजूद, इसके कंपैरिजन में अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, 6% के अंदर है, और साथ ही साथ जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो देश का 6% से ऊपर है। यानी देश, दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला इकोनॉमी भारत है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी भारत दूसरे देश की तुलना में ज्यादा सफल है। यह आंकड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता हमेशा चाहती है कि हमारा तेल का दाम थोड़ा कम हो, हमारा गैस का दाम थोड़ा कम हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार जनता का बात सुनने वाला सरकार है, जनता के फीडबैक पे काम करने वाला सरकार है। अभी पिछले साल आप लोगों ने देखा था, एक बड़ा कटौती पेट्रोल और डीजल के दाम में किया गया था। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का फीडबैक लेके सरकार उसका चिंता कर रही है और हर एक रूप से जनता के सुविधा का ध्यान रख रही है। अरुणोदय की बात करें, एक लैंडमार्क स्कीम हमारे असम के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का, इनकम सप्लीमेंटेशन के लिए गरीब परिवार को दवा के लिए, दाल के लिए, फल सब्जी के लिए मदद करने के लिए 1250 रुपया पर मंथ, 1250 रुपीज पर मंथ आज के डेट में 27 लाख परिवार को मिल रहा है। दोस्तों, अगर मैं इसको अलग अलग स्कीम गिनाऊंगा तो दिन भर गिना सकते हैं। कहने का बात यह है कि मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को अपने डेवलपमेंट का प्रायोरिटी एजेंडा बनाया। नॉर्थ ईस्ट में असम फ्लैग बेरर है डेवलपमेंट का, और असम में डबल इंजन का गवर्नमेंट है। ऊपर मोदी साहब और यहां गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन दोनों ने असम में जो पिछले कुछ सालों में तेजी से डेवलपमेंट का काम किया है, ना केवल गरीब कल्याण का बट जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है। अभी यहां हमारे सांसद पल्लव जी के एरिया में ही अगर देखें तो जो कैंसर हॉस्पिटल है, जो ब्रिज है, मॉडल स्कूल्स है, ऐसा कई सारा डेवलपमेंट का काम, एयर कनेक्टिविटी सुधारने का काम, ऐसा कई सारा डेवलपमेंट काम जो है ये बहुत तीव्र गति से रैपिड मोमेंटम के साथ असम में हो रहा है। मैं पिछले 2 दिन से तेजपुर में हूं और यहां पे जनसंपर्क के काम के दृष्टि से, मोदी सरकार के 9 साल के जनसंपर्क के काम के दृष्टि से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, ऐसे सीनियर लोगों से मिलने का मेरा अवसर हुआ है। और मैंने देखा है कि बाय एंड लार्ज सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा प्रो इनकम्बेंसी, बहुत ज्यादा समर्थन, अप्रिसिएशन मोदी जी के काम के बारे में, हेमंता जी के काम के बारे में और हमारे यहाँ के सांसद पल्लव जी के काम के बारे में
साफ दिखता है। 25 करोड़ घर ऐसा है जिसको एक या एक से अधिक स्कीम का बेनिफिट मोदी सरकार ने पहुंचाया। ये कभी भी भारत के इतिहास में पहले किसी सरकार ने नहीं करके दिखाया। दूसरा डाटा जो आज के बैठक के लिए तेजपुर में बहुत जरूरी है, मोदी जी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। मोदी जी ने पिछले 9 साल में नॉर्थ ईस्ट को देश की मेन स्ट्रीम से, देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। मोदी जी एक ऐसे पीएम है जो नॉर्थ ईस्ट मोर देन 50 टाइम्स आए हैं। 50 बार से अधिक नॉर्थ ईस्ट आए 9 साल में, और हर एक बार नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई डेवलपमेंट पैकेज, एक और अनेक डेवलपमेंट पैकेज की घोषणा, उस शिलान्यास, उद्घाटन ही करने आए। मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में जितना फंडिंग 9 साल में किया है वो पिछला 60 साल जोड़ दे, उसके पहले का 60 इयर्स, उससे अधिक है। मोदी सरकार के नॉर्थ ईस्ट के एजेंडा का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई हुआ है तो वो असम प्रदेश है। असम प्रदेश में मैं आपको डाटा देता हूं, पीएम किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान लोगों को जाता है, उसमें 35 लाख फार्मर असम का है जिसको पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिट मिलता है। কেতিয়াও এনেকুৱা ফৰ্মুলাটোৰ কথা প্ৰশ্ন নাথাকিব। বিষয়টো হৈছে যেতিয়া ইমান উৎকট গৰম, ৰাইজৰ কষ্ট হৈছে, আৰু আমাৰ চেষ্টা আছে, চৰকাৰৰ চেষ্টা আছে যে মানুহৰ কেনেকৈ আমি সকাহ দিব পাৰোঁ, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সম্পৰ্কে নিজেও বিশ্লেষণ কৰিছে, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিতভাৱে কেনেকৈ বিজুলীৰ বিলৰ সম্পৰ্কে লগতে ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা হৈছে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰোঁ। আমি কোনো ৰাইজৰ কষ্ট হোৱা, দুখ হোৱাটো আমাৰ চৰকাৰে নিবিচাৰে, আমিও নিবিচাৰোঁ। জনসাধাৰণৰ জনসম্পৰ্ক অভিযানত আমি যেতিয়া গৈছোঁ, বিভিন্ন ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণে মতামত আমাক দিছে। সেই মতামতখিনি আমি শুনিছোঁ, আৰু সেই মতামতখিনি গ্ৰহণ কৰি নিশ্চিতভাৱে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই সম্পৰ্কে আমি অৱগত কৰিম। নাই, এইটো চাওক, সেইটো নহয় কি কৈছেতো মই সেইটো তেখেতৰ কথা, সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু তেনেকৈ চৰকাৰে কেতিয়াও ৰাইজৰ কষ্ট হোৱা কাম আমি নকৰোঁ। ৰাইজৰ দিগদাৰ হোৱা আৰু ৰাইজে বেয়া পোৱা কথা বা বেয়া পোৱা কাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে কেতিয়াও নকৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত চাওক, ফৰ্মুলা কথাটো যিটো আপোনালোকে কৈছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমান আন্তৰিকতাৰে বিষয়খিনি ৰাখিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আমি আপোনালোকৰ পৰা সহযোগে বিচাৰিম। অধ্যক্ষৰ কথা প্ৰতিজন সদস্যই দলৰ মানে, গতিকে অধ্যক্ষজনৰ সেই বক্তব্য কি ক'ব আচলতে? চাওক, তেখেতৰ মইতো শুনা নাই সেই সম্পৰ্কে, যিহেতু মই তেখেতৰ সেই বক্তব্য শুনা নাই, সেইকাৰণে মইনো তাত কি কমেণ্ট কৰিম। মই যিহেতু নিজেও শুনা নাই বা তেওঁৰ লগত মোৰ সেই সম্পৰ্কে কথা হোৱা। চাওক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে লোকসভা নিৰ্বাচনত যাতে আমি দলে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰে আমি অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, মই নিজে আজি ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই টিকেট ল'ম বা মই টিকেট পাম। দলে যি দায়িত্ব দিব সেয়াই পালন কৰিম। মইতো ব্যক্তিগত নিজৰভাৱে নাই, সেইটো চাওক আমি ৰাইজৰ চাওক